अमेरिका पर मुसीबत, कुदरत का कहर। Oh my gosh! Oh my God! अब तक के सबसे खतरनाक 2 बड़े हमले, मौत से सीधा आमना सामना। ह्यूस्टन और मायामी अमेरिका के 2 बड़े शहर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तबाह हो सकते हैं। आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि और कितनी बार हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। बड़े मुश्किल हालात हैं, हवा बहुत तेज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले हरिकेन हार्वी। ये खतरनाक तूफान टेक्सास से जा टकराया। इससे पहले किसी भी तूफान ने अमेरिका में इतनी बारिश नहीं की थी। ये क्या हो गया? ये बहुत ही खतरनाक है। ओह माय गॉड! इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, जान माल का नुकसान। ह्यूस्टन शहर रिकॉर्ड 4 फीट बारिश में डूब गया। दूसरी तरफ कैटेगरी 5 हरिकेन इर्मा लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे विंड से कैरिबियन आइलैंड्स को तबाह करता हुआ अपने फाइनल टारगेट फ्लोरिडा में पहुंचा। घरों की छत उड़ रही थी, पेड़ पावर लाइंस और घरों के ऊपर गिर गए। लोगों को पता चल गया कि कैटेगरी 5 के साइक्लोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। 2 खतरनाक स्टॉर्म्स जो लगभग 1000 किलोमीटर के इलाके में फैले थे, इन्होंने साउथ ईस्ट यूएस और टेक्सास को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन तूफानों की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अब साइंटिस्ट आई ऑफ द स्टॉर्म से डेटा इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपर हरिकेन्स डेवलप कैसे होते हैं, क्योंकि हरिकेन्स अब ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। इन स्टॉर्म्स के कैटेगरी 6 में डेवलप होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सुपर हरिकेन्स इनसाइड मॉन्स्टर स्टॉर्म्स। 27 अगस्त। हार्वी की वजह से टेक्सास गल्फ कोस्ट में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हो रही है। साउथ ईस्ट टेक्सास में अब तक 76 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश अभी रुकी नहीं है। किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन इस मुश्किल से नहीं निपट सकता, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा था। हाँ, ठीक है, हम संभालेंगे, आ जाओ। साइंटिस्ट को पता था कि हार्वी आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सुपरस्टॉर्म बना कैसे। ह्यूस्टन में बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई। इस तरह के रेन स्टॉर्म की वजह से खतरनाक बाढ़ आ सकती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसी प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हार्वी की शुरुआत 14 दिन पहले यहां से लगभग 8000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के गर्म पानी के ऊपर थंडरस्टॉर्म्स बनने से हुई। 26 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी के टेम्परेचर में हरिकेन्स आसानी से पैदा हो सकते हैं। समुद्र का पानी बहुत गर्म होना चाहिए और एक बार जब गर्म पानी की मूवमेंट शुरू हो जाती है तो वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब वेपर्स को सही टेम्परेचर मिलता है तो वो कंडेंस होकर क्लाउड्स की शेप ले लेते हैं और हरिकेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस साल पानी बहुत गर्म है, इसीलिए स्टॉर्म्स के बनने की पहले से ज्यादा संभावनाएं हैं और बाद में इन तूफानों को अटलांटिक ट्रेड विंड्स अपने साथ यहां वेस्ट में ले आती है। 17 अगस्त को जब ये कैरिबियन आइलैंड्स के ईस्ट में पहुंचा तो इस तूफान को हार्वी नाम दिया गया। ह्यूस्टन के निवासी नहीं जानते थे कि एक खतरनाक चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। साइंटिस्ट तक को हार्वी की सही ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हार्वी ने युकाटन पेनिनसुला क्रॉस किया तब हमें इसकी असली ताकत का अंदाजा हुआ। हार्वी ने मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला को अपनी 65 किलोमीटर विंड स्पीड और जबरदस्त बारिश से काफी नुकसान पहुंचाया और गल्फ ऑफ मेक्सिको के नॉर्थ में बढ़ने लगा। हरिकेन हार्वी जब गल्फ ऑफ मेक्सिको में पहुंचा तो वहां का पानी बहुत ज्यादा गर्म था। पानी का टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस था। गल्फ के गर्म पानी से तूफान को और पावर मिल गई और हार्वी कैटेगरी 1 हरिकेन बन गया।
हवाओं की रफ्तार भी लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कैटेगरी 1 में जब आप अपने हाथ विंडो के बाहर निकालेंगे तो हवा की पावर को महसूस कर पाएंगे। कैटेगरी 2 में अगर आप खुद को हवा के सामने छोड़ भी दें तो गिर नहीं पाएंगे। खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब बात कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 पर पहुंचती है। आप बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। तभी हार्वी और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए हार्वी गहरे और गर्म पानी में पहुंच गया। यही वजह थी कि हार्वी इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया। अब उसे सरफेस के थोड़े से गर्म पानी की जगह 400 मीटर गहरे समुद्र से बहुत ज्यादा गर्म पानी मिल रहा था और हार्वी को यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होने वाली थी। गर्म पानी हरिकेन्स के लिए फ्यूल का काम करता है और इसी की वजह से हार्वी की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। जब बहुत ही कम समय में जैसे 24 घंटों में किसी हरिकेन की ताकत 2 या 3 कैटेगरीज तक ऊपर जाती है तो उसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। टेक्सास और गल्फ स्टेट्स के निवासी तूफान से निपटने की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग से एक बहुत ही जरूरी सूचना आई है। हरिकेन हार्वी टेक्सास के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। लोग लगातार पानी टॉर्च लाइट खरीद रहे हैं। कॉर्पस क्रिस्टी में भी लोग सेफ्टी के लिए बोट्स लगा रहे हैं। हरिकेन हार्वी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और हार्वी सिर्फ ज्यादा ताकतवर ही नहीं हो रहा था, वो बहुत बारिश कर रहा था। ह्यूस्टन में लगातार तेज बारिश हो रही है। हार्वी के फोरकास्ट डेटा पर साइंटिस्ट खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैंने कभी ऐसी फोरकास्ट नहीं सुनी। इतनी ज्यादा बारिश मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी देखी ना कभी सुनी। कभी कभी जब हम अपने कंप्यूटर मॉडल से मिले ऐसे डेटा को देखते हैं जिस पर यकीन ही ना हो तो ऐसा लगता है कि जरूर हमारे कंप्यूटर में ही खराबी है। 25 अगस्त हार्वी, जो अब कैटेगरी 4 स्टॉर्म बन चुका था, 210 किलोमीटर प्रति घंटा विंड के साथ कॉर्पस क्रिस्टी से जा टकराया। सिर्फ पहले 24 घंटों में ही 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। ये कोस्ट के साथ साथ आगे ह्यूस्टन की तरफ बढ़ने लगा। ह्यूस्टन में जब जबरदस्त बारिश शुरू हुई तब उस हरिकेन का सेंटर यहां से 160 किलोमीटर दूर था। ब्रेकिंग न्यूज, हरिकेन हार्वी कैटेगरी 4 का तूफान बन चुका है और टेक्सास की तरफ बढ़ रहा है, जिससे हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हरिकेन यहाँ सामने पार्क तक पहुँच चुका है। ओह नो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हवा में उड़ रही हैं। अरे वो देखो, बिजली के खंभे उखड़ने लगे हैं। बिजली का खंभा उखड़ रहा है। हालात अभी और खराब होने वाले थे। ये वार्निंग बहुत सीरियस और बिल्कुल साफ है। ये तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है। नॉर्थ और ईस्ट में चल रहे वेदर की वजह से 26 अगस्त को हार्वी दोबारा गल्फ में जाकर रुक गया। अब आधा तूफान गल्फ के ऊपर था। हार्वी टेक्सास को पानी में डुबा रहा था और वो समंदर से लगातार गर्म पानी लिए जा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हार्वी ह्यूस्टन कोस्ट पर खड़ा रहकर लगातार बारिश कर सकता है, वो भी कई दिनों तक। सिर्फ 5 घंटे में अमेरिका के चौथे सबसे बड़े शहर में 36 सेंटीमीटर बारिश हुई। अगले 3 दिनों में अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बारिश टेक्सास में होने वाली थी। जहां जहां फ्लडिंग हुई उसे देखने से लगता था कि आप ग्रेट लेक्स में से किसी एक को देख रहे हो। अथॉरिटीज लोगों से कह रही है कि वो अपना नाम और सोशल सिक्योरिटी नंबर अपनी बाहों पर लिखें ताकि बाद में उन्हें पहचाना जा सके। हर साल अमेरिका में लगभग 2 तूफान आते हैं और उनमें से कोई ही कैटेगरी 3 तक पहुंचता है। मगर ये हरिकेन सीजन बिल्कुल अलग है।
जब हार्वी टेक्सास को पानी में डुबो रहा था, तभी फोरकास्टर्स की नजर दूर बन रहे एक दूसरे खतरनाक हरिकेन पर पड़ी, अर्मा। आने वाले दिनों में ये कैटेगरी 5 तक पहुंच जाएगा और अमेरिका पर डायरेक्ट हिट करेगा। यहां हरिकेन हार्वी टेक्सास को लगातार बर्बाद कर रहा है। पिछले 24 घंटों में ह्यूस्टन के इलाके में 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है और इसने आसपास के टाउन्स को तबाह कर दिया है। मौसम विभाग से एक बहुत बड़े तूफान की सूचना आई है। हरिकेन हार्वी टेक्सास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालात अभी और खराब होंगे। मैं आप सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कम ऊंचाई पर रहने वाले लोग जल्द से जल्द उस जगह से कहीं और चले जाएं। साइंटिस्ट हरिकेन की पावर के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। मैं हाइड्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ऐसे स्टॉर्म्स के बारे में मैंने सिर्फ पढ़ा है, मगर मैं ऐसे तूफान को इस तरह देखूंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हरिकेन हार्वी की वजह से इतनी बारिश हुई कि उसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता था। ह्यूस्टन मार्शलैंड पर बना हुआ शहर है। ऐसे शहर के लिए कैटेगरी 1 का स्टॉर्म भी हैंडल करना मुश्किल होता है। हार्वी जैसे सुपर स्टॉर्म की बात तो आप छोड़ ही दें। गल्फ के पानी से हार्वी को लगातार पावर मिलती रही। कोई भी स्टॉर्म एटमॉस्फेयर के जरिए गर्म पानी के वेपर्स को अपनी तरफ खींच लेता है और गल्फ के पानी के कुछ ज्यादा गर्म होने की वजह से हार्वी ने बहुत से पानी को बारिश में बदल दिया। ये बड़े तूफान एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। ये पानी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर अब ज्यादा गहराई तक पहले से ज्यादा समय तक गर्म रहते हैं और पानी का गर्म टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल सिस्टम्स को कभी भी सुपर हरिकेन स्टेटस में पहुंचा सकता है। आने वाले अगले 20, 50 या 100 सालों में हमें और भी ज्यादा पावरफुल हरिकेन्स का सामना करना पड़ेगा। ह्यूस्टन के लिए यह पहला खतरनाक तूफान नहीं है। 2001 में ट्रॉपिकल स्टॉर्म एलिसन ने इस इलाके में 90 सेंटीमीटर के लगभग बारिश की थी। ह्यूस्टन में बारिश हद से ज्यादा हो रही थी और डाउनटाउन में बाढ़ आ गई थी। डेड बॉडीज तैर रही थीं और आसपास के इलाके भी पानी से भर गए थे। ये तूफान सचमुच बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा था। हार्वी, सारी चीजें हवा में उड़ रही हैं। ये क्या हो रहा है? ओह नो, ये देखिए। कैटेगरी 4 का हरिकेन अगर टेक्सास के खास इलाके को हिट करे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम जानते थे कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हरिकेन मिच की वजह से 1998 में होंडुरास में 10,000 लोग मारे गए थे। इसलिए हम जानते थे कि जो स्टॉर्म आहिस्ता आगे बढ़ते हुए फ्लैट सरफेस पर लगातार बारिश करता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, बारिश के लगातार गिरने से पूरा शहर तबाही की तरफ बढ़ने लगा। जब इस तरह की बाढ़ आती है तो बहुत सी मुश्किलें अचानक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और जहां भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कांटेक्ट होगा वहां तो स्पार्क्स होंगे ही। जब फ्लड वाटर 10 फुट गहरा हो और तेजी से बह रहा हो तो वो बिल्डिंग्स को भी बहा कर ले जा सकता है। इससे ट्रांसफॉर्मर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर लाइंस सब बर्बाद हो सकते हैं। ज्यादातर सीवर सिस्टम्स ग्रेविटी पर काम करते हैं, मतलब पानी को कहीं ना कहीं बहकर ड्रेन आउट होना होगा। लेकिन अगर हर जगह पानी भरा हो तो वो कहां जाएगा?
हार्वी के गल्फ पर रुकने से हैरानगी हुई, मगर फिर ये एक दिन और वहीं पर रहा, फिर अगले दिन भी वहीं पर रहा, अगले दिन दोबारा वहीं पर। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिचुएशन अब बहुत ही खराब हो सकती है। हार्वी दो बड़े हाई प्रेशर सिस्टम्स में फंसकर ह्यूस्टन पर रुक गया। एक सिस्टम उसे ईस्ट में धकेल रहा था तो दूसरा वेस्ट में। हार्वी टेक्सास कोस्ट से मूव नहीं कर पा रहा था। अगर ये जमीन पर चला जाता तो इसे गल्फ का गर्म पानी मिलना बंद हो जाता और हार्वी में मूव करने की एबिलिटी नहीं रह जाती थी। इसलिए ये 5 दिनों तक वहीं रुका रहा और गल्फ ऑफ मैक्सिको से पानी लेकर लगातार बरसता रहा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म एलिसन जिस ह्यूस्टन से टकराया था वो ह्यूस्टन आज के ह्यूस्टन से अलग था। 2001 के बाद से यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 25% बढ़ गई है। यह अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। मार्शलैंड पर अब भी अर्बन डेवलपमेंट का काम चल रहा है। पहले ह्यूस्टन में ऐसी बहुत सारी जगहें थी जहां पानी भरा रहता था, उन्हें वेटलैंड्स कहते थे। डेवलपमेंट की वजह से इन वेटलैंड्स को भर दिया गया था, लेकिन बाढ़ की वजह से इनकी मिट्टी ने पानी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया और उन पर जो घर बने थे उनकी नीचे की मिट्टी नर्म होने की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जहां पहले खाड़ी और फूड प्लेन्स के एरिया थे वहां अब बिल्डिंग्स बन गई हैं। अब पानी आसानी से जमा हो सकता है और जब बारिश के पानी को कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो ये स्वाभाविक है कि उसका लेवल ऊपर उठने लगता है। आर्मी इंजीनियर्स बहुत पहले से वार्न कर रहे थे कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हार्वी जैसे तूफान को नहीं झेल पाएगा। हम बच गए। हमने नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाएगी। ह्यूस्टन में किसी ने भी पहले इतने खराब हालात नहीं देखे हैं। थैंक गॉड हम बच गए। इस वक्त थोड़ा इमोशनल हूँ, लोगों ने बहुत मदद की। थैंक यू। अब तक के फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट थे और अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अभी 50 सेंटीमीटर और बारिश होगी। तो ऐसा लगा कि इस शहर का बचना मुश्किल है। बारिश के लगातार गिरने से शहर के 2 पुराने डैम्स टूटने के कगार पर पहुंच गए। ऑफिशियल्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अगर वो डैम्स को टूटने देंगे तो ह्यूस्टन में एक तरह की सुनामी आ जाएगी और अगर वो प्रेशर को कम करने के लिए डैम्स के गेट्स को खोलते हैं तो आसपास के घर तबाह हो जाएंगे। अगर आप डैम के गेट्स नहीं भी खोलेंगे तो डैम के पूरी तरह भरने के बाद पानी गेट्स के ऊपर से बाहर बहने लगेगा और इसलिए गेट खोलना हमेशा ठीक रहता है। बस आपको सही वक्त का पता होना चाहिए। डैम से छोड़ा गया पानी फ्लडेड एरियाज में थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों को बचाने के लिए थोड़ा नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब बस एक ही रास्ता बचा है। ऑफिशियल्स को डैम्स खोलने पड़ेंगे। आसपास के इलाकों में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ह्यूस्टन को बढ़ते पानी के लेवल से भी बड़ा खतरा किसी और चीज से है। टेक्सास में अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज और केमिकल फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। अगर बाढ़ का पानी फैक्ट्री की दीवारों को तोड़कर अंदर चला गया तो टॉक्सिक मटेरियल्स पानी में मिलकर हर तरफ फैल जाएंगे। जब बाढ़ का पानी ऐसे इलाके को तबाह करके आगे बढ़ता है तो इन सारे इलाकों में कंटामिनेशन फैल जाता है। हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ह्यूस्टन की बाढ़ के पानी में पैदल चल रहे थे। उन लोगों को स्किन रैशेस और दूसरी बीमारियां हुई। बाढ़ से लोकल और रीजनल इंडस्ट्रीज को $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है और अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत पीछे जा सकता है। हार्वी अमेरिका के इतिहास के सबसे अधिक विनाशकारी तूफानों में से एक है। यहाँ 130 सेंटीमीटर के लगभग बारिश हुई जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया और ह्यूस्टन की सड़कों को नदियों में बदल दिया। पूरा ह्यूस्टन शहर लगभग पानी में डूब रहा था। जब ह्यूस्टन हार्वी की मार से उभर रहा था तब मदर नेचर एक और हमले की तैयारी कर रही थी। 6 सितंबर को 700 किलोमीटर के लगभग फैला कैटेगरी 5 का हरिकेन अर्मा कैरिबियन आइलैंड बारबूडा से जा टकराया। लेकिन हार्वी से बिल्कुल अलग बारिश की जगह इसके 300 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं ने आइलैंड को तहस नहस करके रख दिया।
अर्मा ने 23 किलोमीटर लंबे आइलैंड को ऐसे बर्बाद किया जैसे किसी एटम बम ने यह सब किया हो। और अब इसके निशाने पर है मायामी। सितंबर की सुबह कैटेगरी 5 हरिकेन अर्मा ने कुछ ही घंटों में कैरिबियन आइलैंड बारबुडा को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। अर्मा की खतरनाक हवाएं तबाही के निशान छोड़ गई है। कहां से शुरू करूं, क्या कहूं? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये भयानक था। हमने जो देखा वो एक हॉरर मूवी में दिखाई देने वाली चीजों की तरह था। कार्स हमारे सिर के ऊपर उड़ रही थी, 40 फुट लंबे कंटेनर्स हमारे आसपास उड़ रहे थे। हावी कैटेगरी 4 का हरिकेन था और ये कैटेगरी 5 का है। कुदरत अपने पूरे गुस्से में है। मैं 25 सालों से तूफानों को कवर कर रहा हूँ, पर मैंने ऐसी हालत कभी नहीं देखी। अर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पहला ऐसा मॉडर्न हरिकेन था जिसने अपनी कैटेगरी 5 स्ट्रेंथ को 50 घंटों से भी ज्यादा बरकरार रखा। हवाओं की रफ्तार भी 300 किलोमीटर थी और अर्मा की सबसे खास चीज थी उसकी आई, जो लगभग 55 किलोमीटर चौड़ी थी। हरिकेन की आई कुदरत के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक है। ये बिल्कुल सेंटर में होती है और इसके चारों तरफ तूफान घूमता है। फिर भी ये पूरे स्टॉर्म का सबसे शांत हिस्सा है, लेकिन इस शांत हिस्से के साथ सबसे इंटेंस और पावरफुल हिस्सा जुड़ा होता है और वो है आई वॉल। स्टॉर्म की आई में भी ड्राई एयर के डाउनड्राफ्ट से काम क्रिएट होता है। एयर के इनवर्ट फ्लो की वजह से लो प्रेशर आई जब अर्थ की स्पिन के साथ रिएक्ट करती है तो एक फिनोमिनन क्रिएट होता है जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अर्मा की सैटेलाइट इमेजेस तो हैरान करने वाली है। आई का साइज और खास करके इसके क्लाउड्स का साइज बहुत ही बड़ा है। अर्मा की स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर को कवर करने में उसे 3 घंटे लगते। हरिकेन आई बड़ी ही शानदार जगह है और यहाँ विंड्स बिल्कुल शांत हो जाती हैं और ये आई 15 किलोमीटर से लेकर करीब 50 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। ये तूफान का सबसे शांत हिस्सा होता है। यहाँ कोई हलचल नहीं होती है और यहाँ का एरिया बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जो अपने आप में अनोखा है। यहाँ से अक्सर सूरज दिखाई देता है और कई बार नीला आसमान भी दिखाई देता है। जब हरिकेन हंटर्स अपने एयरक्राफ्ट से साइक्लोन को पेनिट्रेट करते हुए आई के ठीक ऊपर पहुँचते हैं तो उन्हें सब कुछ एक स्टेडियम जैसा नजर आता है। अर्मा की आई शांत है, लेकिन अर्मा के बाकी हिस्से बहुत खतरनाक हैं। साढ़े 600 किलोमीटर वाइड इस स्टॉर्म ने कैरिबियन में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान ना भी हुआ तो उनमें से एक जरूर होगा। फोरकास्टर्स को लग रहा है कि यह मायामी से टकराएगा, लेकिन तूफान के रास्ते का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। अर्मा से हम समझ सकते हैं कि हरिकेन के रास्ते का अंदाजा लगाना क्यों मुश्किल होता है। 2 रीजंस होते हैं। पहला ये कि हरिकेन्स खुद ब खुद मूव करते हैं और ये एक तरह की प्लैनेटरी वेव्स हैं। पानी या हवा के बड़े बड़े रेले ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, मगर हरिकेन जेट स्टॉर्म से भी जुड़े हुए होते हैं। अगर हम ये जान लें कि हरिकेन उस हवा के साथ मूव कर रहा है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हरिकेन भी नॉर्थ की तरफ ही मूव करेगा। इस वक्त अर्मा पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अनुमान ये है कि अगले कुछ दिनों तक अर्मा कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 का तूफान बना रहेगा। बाद में ये उसी दिशा में बढ़ते हुए बहामास के दक्षिण में पहुंचेगा और फिर क्यूबा से मुड़कर रविवार को फ्लोरिडा में दाखिल होगा। साउथ फ्लोरिडा डायरेक्ट हिट से सेफ रहने की तैयारी कर रहा है, मगर स्टेट की लो लाइंग एरियाज को पूरी तरह से खाली करवाना बहुत मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। स्टॉर्म इतना स्ट्रांग है कि आपकी जान भी जा सकती है। कैटेगरी 4 के तूफान का सीधे टकराना बहुत ही सीरियस हो सकता है।
फ्लोरिडा जैसी जगह में कई कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से सेफली निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। शुक्रवार 8 सितंबर को अर्मा क्यूबा से टकराने वाला सेंचुरी का पहला कैटेगरी 5 हरिकेन बना और इसके 48 घंटे से भी कम समय में फ्लोरिडा से टकराने की उम्मीद है। तो अर्मा क्यूबा के नॉर्थ से चैनल के जरिए यहाँ आ रहा है और हम जानते हैं कि कुछ जगहों पर कुछ अपर लेवल विंड्स इससे अटैच होंगी। रास्ते में इसे अपर लेवल एडी करंट भी मिलेगा जो इससे अटैच होकर इसे नॉर्थ की ओर ले जाएगा। अब देखना यह है कि अर्मा एडी से कब मिलता है। हम इस वक्त यहाँ से एटलांटा जॉर्जिया जा रहे हैं। हम लोग हरिकेन आने से पहले अपने घर को सेव कर रहे हैं ताकि वापस आकर कुछ तो मिले। अगर अर्मा यूनाइटेड स्टेट्स से कैटेगरी 4 या 5 का हरिकेन बना रहकर टकराया तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि एक ही साल में 2 कैटेगरी 4 या 5 के हरिकेन सीधे यहाँ टकराए हैं और ये बड़ा अनयूजुअल है, ऐसा कभी नहीं होता। 5.6 मिलियन लोग, जो कि फ्लोरिडा की पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा है, सेफर जगहों पर जा रहे हैं। ट्रैफिक प्लानिंग के हिसाब से भी हम इतने ज्यादा लोगों की एक ही समय में और एक ही रोड पर हो रही इस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें ये भी नहीं पता कि फ्लोरिडा के ईस्ट साइड के लोगों को मूव करना चाहिए या वेस्ट साइड के लोगों को। वेस्ट साइड के लोगों को मूव करें और बिल्कुल सेफ रहने के लिए यहाँ से कितना दूर जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को यहाँ से निकलना चाहिए। ये बहुत भयानक समय है। हम जानते हैं कि हमें ऊंची जमीन पर जाना चाहिए। पहले कभी कैटेगरी 5 स्टॉर्म नहीं देखा और ना ही कभी एक्सपीरियंस किया। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये किस तरफ जाएगा। बस उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी तरफ ना आए। एयरपोर्ट्स पर भी बहुत रश है। लोग जल्द से जल्द फ्लाइट्स पकड़कर यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी एक और चीज सामने आ गई, हर कोई यहाँ से सेफ नहीं निकल पाएगा। आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं, मैं यही हूँ एयरपोर्ट पे, कहीं जा नहीं सका। और अब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को बंद कर रहे हैं। अब क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग वहीं रहकर हरिकेन से मुकाबला करना चाहते थे। एक दिन के लिए घर छोड़कर क्यों जाए, जो होगा देख लेंगे। हर कोई जरूरी सामान खरीद रहा है, पानी, ब्रेड, बैटरीज, सब कुछ। पहले हम अर्मा की सही मूवमेंट का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जब अर्मा ने थोड़ा और वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि अर्मा सीधे मायामी को हिट करेगा। ये चीज वाकई परेशान करने वाली थी क्योंकि हम सोच रहे थे कि ह्यूस्टन के तबाह होने के 1 हफ्ते बाद ही मायामी की बारी होगी। तभी अर्मा पर नजर रखे हुए साइंटिस्ट को एक बिल्कुल अलग चीज दिखाई दी। आई ऑफ द स्टॉर्म में शिफ्ट, जिसने स्टॉर्म को मायामी से दूर फ्लोरिडा वेस्ट कोस्ट की तरफ धकेल दिया। 10 सितंबर की सुबह अर्मा ने फ्लोरिडा क्वे को हिट किया। कीज से लोगों को निकालने में बहुत समय लगता है क्योंकि एक ही सड़क बाहर निकलती है। इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ता है जिससे हरिकेन जैसी मुसीबत के आने पर वहां से लोगों को सुरक्षित और जल्दी निकाला जा सके। तबाही शुरू हो गई। दस सितंबर की सुबह तूफान अर्मा ने फ्लोरिडा क्वे को हिट किया। इस कैटेगरी 4 के पावरफुल स्टॉर्म की विंड स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने लो लाइंग एरियाज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा खतरा स्टॉर्म सर्ज से रहता है। स्टॉर्म सर्ज पानी की एक ऐसी दीवार होती है जो किसी हरिकेन की वजह से खड़ी हो जाती है। इसलिए तूफान जितना ज्यादा पावरफुल होगा, स्टॉर्म सर्ज भी उतना ही बड़ा होगा। हरिकेन लंबे समय तक पानी पर रहकर समंदर के पानी को लेता रहता है और उसे जमीन पर फेंकता रहता है। अगर तूफान जमीन के पास ही डेवलप हुआ हो तो स्टॉर्म सर्ज उतना बड़ा नहीं होगा। मगर अर्मा जैसे कैटेगरी 5 के हरिकेन्स जो अटलांटिक में लंबा रास्ता तय करते हैं, उनके स्टॉर्म सर्जेस बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। अर्मा कुछ मिनटों में ही आइलैंड की नैरो स्ट्रेच पर खेलने लगा। अर्मा क्वे रोड की पूरी सेक्शन को ही बहा कर ले गया। पावर ग्रिड भी उखड़ गई, जिससे आइलैंड अंधेरे में डूब गया। कीज को तूफानों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि कीज की मैक्सिमम हाइट 6 फुट या 2 मीटर तक होती है और कोई भी स्टॉर्म सर्ज जो इससे ऊंचा होगा आइलैंड को पानी से भर देगा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जो लोग यहाँ बच गए थे उनके लिए पानी और खाने का इंतजाम करना जरूरी था।
अर्मा ने अमेरिकन मेनलैंड की तरफ अपना सफर जारी रखा। स्टॉर्म दोपहर 3:35 पर वेस्ट कोस्ट की मार्को आइलैंड से टकराया। मायामी तबाह होने से बच गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ओरिजिनली फोरकास्ट ये था कि अर्मा मायामी को हिट करेगा। ये सर्ज उस अर्बन एरिया के लिए खतरनाक और जानलेवा होता। ये स्टॉर्म बहुत दिनों से कैटेगरी 5 में ही था और अब इसके कैटेगरी 4 के बनने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका बहुत बड़ा और खतरनाक स्टॉर्म सर्ज मायामी को बर्बाद कर देता। और जैसे ही ये मायामी की तरफ अप्रोच कर रहा था तो फोरकास्ट वेस्ट का हुआ। अर्मा ने वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था और अर्मा जब फ्लोरिडा पेनिनसुला की तरफ बढ़ रहा था तो इसके आसपास की हवाएं पानी को जमीन पर ला रही थी। फ्लोरिडा के वेस्ट कोस्ट में मौजूद टैंपा बे और दूसरी जगहों से पानी ड्रेन होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि लो टाइड आई हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि अर्मा इतना ह्यूज और इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने ईस्ट कोस्ट को हिट नहीं किया, पर तूफान का असर ईस्ट कोस्ट में बहुत ज्यादा हुआ। स्टॉर्म सर्ज यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि दूर अटलांटिक से आते आते इसका मोमेंटम और पावर बढ़ गया। 3 मीटर ऊंची स्टॉर्म सर्जेस की वजह से मायामी के लो लाइंग एरियाज में पानी भर गया। नेपल्स और फोर्ट मायर्स इस सुपर स्टॉर्म के निशाने पर थे और उनका बचना मुश्किल था। अर्मा वेस्टर्न कोस्ट पर तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता रहा। अर्मा फ्लोरिडा को 3 मीटर ऊंची स्टॉर्म सर्जेस और 1 फुट की बारिश से परेशान करके टैंपा की तरफ बढ़ने लगा। टैंपा में बीच पर जाने वालों ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। नॉर्मली इस जगह पर हमेशा पानी भरा रहता है, लेकिन अब तो शायद 200-300 मीटर्स तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और देखिए डॉग्स यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं। अर्मा समंदर से पानी ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लो टाइड हो, लेकिन ये किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी तूफान के आसपास एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशंस होती हैं, तो ये कोस्ट के पानी को अपनी तरफ खींच सकती हैं। जब हवाएं लैंड से वाटर की तरफ फ्लो होती हैं, तो इससे सी लेवल में भी कमी आ जाती है। और जैसे जैसे अर्मा फ्लोरिडा के वेस्ट कोस्ट में आगे बढ़ेगा, तो आपने ये बात आसानी से नोटिस की होगी कि ज्यादातर जगहों पर बहुत ज्यादा पानी बड़ी तेजी से वापस आता है। इसलिए एक जबरदस्त तूफान के बाद उस एरिया से अचानक सारा पानी निकल जाता है। तो जिन जिन जगहों पर पानी का लेवल कम हुआ, वो सब टेम्पररी ही था। आखिर 2 भयानक दिनों के बाद अर्मा फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट को छोड़कर जॉर्जिया और अलाबामा की तरफ बढ़ने लगा। कई बार आपने देखा होगा कि तूफान जमीन पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, मगर जब वो ऐसा करते हैं तो वो कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जमीन पर उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती। हरिकेन्स अपना मोमेंटम सिर्फ तब तक कायम रख सकते हैं जब तक वो वार्म वाटर्स में होते हैं। अगर उन्हें सी सरफेस से वाटर वेपर्स ना मिले तो वो खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे अर्मा को डाउनग्रेडेड करके ट्रॉपिकल स्टॉर्म की कैटेगरी में डाल दिया गया और जल्दी ही ये खत्म भी हो गया। ढाई हफ्ते के अंदर अमेरिका पर 2 सुपर स्टॉर्म्स ने हमला किया। एक्सपर्ट्स को अब उनके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का अंदाजा लगाना है। क्या और सुपर स्टॉर्म्स भी इस तरफ आ रहे हैं? 12 सितंबर तक हरिकेन्स हार्वी और अर्मा ने टेक्सास और फ्लोरिडा को बर्बाद कर दिया था। आज भी उनके निशान बाकी हैं। हवाओं के थमने के बाद लोग वापस आए ये देखने कि तूफानों से क्या कुछ बच पाया है। हरिकेन हार्वी ने बारिश के नए रिकॉर्ड्स बनाए। यूनाइटेड स्टेट्स से टकराने वाला यह आज तक का सबसे ज्यादा पानी बरसाने वाला स्टॉर्म था, कुछ 130 सेंटीमीटर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अटलांटिक बेसिन में कोई भी स्टॉर्म हरिकेन अर्मा की तरह लंबी देर तक कैटेगरी 5 को मेंटेन नहीं कर पाया, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। अर्मा साइज में सबसे ज्यादा बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हार्वी ने किया। डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी के लोग उस हरिकेन को ज्यादा खतरनाक मानते हैं, जो दरअसल ह्यूस्टन से टकराया था। ह्यूस्टन से टकराने वाले
तूफान का स्टॉर्म सर्ज उतना था जितना हरिकेन कटरीना का था, वो भी ह्यूस्टन शिप चैनल के एरिया तक। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि ये स्टॉर्म हफ्तों, महीनों या सालों तक यूएस इकोनॉमी को उबरने नहीं देगा, क्योंकि प्लास्टिक और केमिकल्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसी रीजन में होती है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसे डिजास्टर से उबरने में हमें और कितना टाइम लगेगा। हावी और अर्मा जैसे हरिकेन्स कभी भी क्रिएट हो सकते हैं। ओशंस और एटमॉस्फेयर में कुछ खास नहीं था। हाँ, ओशंस गर्म थे, मगर ये हरिकेन सीजन भी तो है। मिड सितंबर में समंदर आमतौर पर गर्म होते हैं, इसलिए अगर बहुत अच्छी कंडीशंस मिल जाए, जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर फील्ड बन जाए और कोई रुकावट ना हो, तो ऐसे स्टॉर्म्स कभी भी बन सकते हैं। अगर वार्म ओशन और फेवरेबल कंडीशंस मिले तो अर्मा जैसे तूफान कभी भी उठ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर और हवा दोनों ही गर्म हो रहे हैं, तो इनसे भी ज्यादा ताकतवर हरिकेन्स डेवलप हो सकते हैं। स्टॉर्म्स को यही तो चाहिए। गर्म समुद्र से उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है और वार्म एटमॉस्फेयर की वजह से साइक्लोन ज्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं। अमेरिका में इन दोनों हरिकेन्स की वजह से 130 लोगों की जान गई और $500 बिलियन का नुकसान हुआ। हार्वी और अर्मा द्वारा पहुंचाया गया नुकसान अब तक का रिकॉर्ड नुकसान है। बड़े हरिकेन्स में नुकसान, पहले ये अलग अलग तरह के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पावर लाइन सबसे कमजोर कड़ी है, ये सबसे पहले नीचे गिरती है क्योंकि पेड़ इनके ऊपर गिर जाते हैं। हरिकेन्स उस समय आते हैं जब इनके पत्ते निकल रहे होते हैं, पानी उनके ऊपर रुकता है जिससे पेड़ भारी हो जाते हैं और पावर लाइंस पर गिर जाते हैं। पावर लाइन सबसे पहले टूटती है। फ्लड का वाटर लेवल सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं बल्कि सैनिटेशन प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर देता है। जैसा कि सब जानते हैं कि वाटर और सुअर सिस्टम्स रेनफॉल या स्टॉर्म सर्ज से हुई फ्लडिंग के लेवल पर डिपेंड करता है। इनको भी सबसे पहले नुकसान पहुंचता है। जब बहुत सा पानी जमा हो जाता है तो सुअर सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। ह्यूस्टन में ऑयल रिफाइनरीज को भी बहुत नुकसान पहुंचा। 100 के लगभग टॉक्सिक मटेरियल्स फैल गए। उन्हें साफ करने में अभी काफी वक्त लगेगा। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। पानी में डूबे ह्यूस्टन शहर में भी लोग दूसरों की मदद के लिए बाहर आए। इस वक्त मैं अपने आप को एक फायर फाइटर या वैसे ही किसी इंसान की तरह मानती हूँ। आम लोग मुसीबत में फंसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपनी कार्स में बिठाकर उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि मैं एक टैक्सन हूँ, ह्यूस्टन की सिटीजन हूँ। 9 ट्रिलियन गैलन्स रेन वाटर ने वॉलंटियर्स के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की। बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, तो हमें बार बार उन्हें समझाने के लिए आना पड़ता है। जब हम आते हैं तब वो राजी होते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। बहुत से लोग बीमार भी हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। रेस्क्यू क्रूज में दूसरी स्टेट्स के बहुत से मेल और फीमेल्स भी शामिल हैं। ये सब लोग लुइसियाना से आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हरिकेन कतरीना के वक्त भी हम यहाँ आए थे, तो इसलिए हमें लगा कि हमें यहाँ भी रेस्क्यू के काम में हेल्प करनी चाहिए। हम लोग कल रात को ही आए हैं, लगभग 12 बजे। आज सुबह से हम ये पहली बार ही निकले हैं और आई होप हम किसी को बचा सके। केजन नेवी के निकनेम से मशहूर इनमें से कुछ लोग हरिकेन कटरीना के शिकार थे। दो 2005 में लुइसियाना को हिट करके उसके अर्बन एरियाज को पानी में डुबो देने वाले हरिकेन कटरीना और हार्वी में क्या फर्क है? हार्वी और कटरीना में बहुत ज्यादा फर्क है। कटरीना जब कैटेगरी 5 तक पहुंचा तो वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और जब तक उसने लैंड को हिट किया वो कैटेगरी 4 का हो चुका था। लेकिन हार्वी ट्रॉपिकल स्टॉर्म से पैदा हुआ था और जैसे जैसे वो लैंड के करीब पहुंचा वो और ज्यादा ताकतवर होता गया। कटरीना से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हर जगह फ्लडिंग हो गई थी, रास्ते भी डूब चुके थे। लेकिन हार्वी में चारों तरफ बहुत ज्यादा बारिश हुई, हर जगह बस पानी ही पानी था। इन हरिकेन्स में 80% से ज्यादा लोगों की मौत पानी की वजह से हुई, जैसे बाढ़ के कारण। मुझे लगता है कि कोई भी फ्लड से जुड़ी घटना आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है, किसी पूरी बिल्डिंग के बर्बाद हो जाने से भी ज्यादा।
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप उस बिल्डिंग में 6 महीने या 1 साल से ही रह रहे होंगे। वैसे भी आप उस बिल्डिंग को छोड़ ही देते। जब यहाँ के लोग और बिजनेसेस दोबारा अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, तब दूसरी तरफ होराइजन में एक दूसरा मॉन्स्टर सर उठा रहा था। एक नया कैटेगरी 5 हरिकेन मारिया अटलांटिक के पार अपनी तैयारी में लगा है। साइंटिस्ट अब ये सोच रहे हैं कि क्या अब ये एक रूटीन बनने जा रहा है। तूफान हार्वी और इर्मा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक हैं, और अब तूफान मारिया में एक और राक्षस उगाया है। अब वैज्ञानिक और खतरे में रहने वाले लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये तूफान का मौसम एक नई रीत है? इन स्टॉर्म्स का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि किसी एक जगह जमा हुई हीट को इक्वेटर से पोल्स तक ले जाए और बराबर बांट दे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इक्वेटर के मुकाबले पोल्स बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। इससे इक्वेटर और पोल्स के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए हीट को कम करने के लिए तूफानों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कम तूफान देखने को मिले। कम तूफानों का आना अच्छी खबर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर और हवा दोनों ही गर्म हो रहे हैं, तो इनसे भी ज्यादा ताकतवर हरिकेन्स डेवलप हो सकते हैं। गर्म समुद्र से उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है और वार्म एटमॉस्फेयर की वजह से साइक्लोन ज्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं। तो हवा और समंदर अगर इससे ज्यादा गर्म हो तो जो तूफान आएंगे वो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ज्यादा खतरनाक हरिकेन्स अपने साथ ज्यादा बारिश लेकर आएंगे, जिससे लो लाइंग एरियाज में खतरा बहुत बढ़ जाएगा, साउथ से लेकर ऊपर न्यू इंग्लैंड तक। हायर सी लेवल का मतलब है पहले आए हरिकेन्स जैसा कोई नया हरिकेन भी ज्यादा फ्लड जनरेट करेगा। अगर सी लेवल 1 फुट बढ़ जाए तो हरिकेन सैंडी की वजह से भी दशक में एक बार न्यूयॉर्क सबवे जरूर भर जाएगा। हालांकि ऐसे स्टॉर्म्स हम पिछले 50 सालों से देखते आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे कोस्टल रीजन्स में आ रहे बदलाव भी हमें खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। बड़े शहरों में क्लाइमेट चेंज पर असर डालने वाली एक चीज अपना काम कर रही है, और वो है कोस्टल एरियाज का डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ज्यादा लोग तूफानों से होने वाले खतरे के दायरे में आ रहे हैं। हरिकेन अर्मा जैसे तूफान का स्टॉर्म सर्ज बहुत लोगों की जान ले सकता है। बहुत से लोग सी कोस्ट पर रहते हैं क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। आजकल पहले से ज्यादा अमेरिकन्स कोस्ट के पास रह रहे हैं। उन पर खतरनाक हरिकेन्स का रिस्क बना रहता है। कुछ तो शायद बहुत भयानक हो, और शायद इस हरिकेन सीजन के खत्म होने से पहले ही